तो दोस्तों, भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीन महान संस्कृतियों में एक है। हमारे वैदिक रचनाओं के आधार पर हम भारतीय हमारे प्राचीन इतिहास को बड़ी गौरवता से विश्व के सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति से भी पहले हमारी भारत भूमि पर एक विकसित सभ्यता वास करती थी, जो अपने समय काल की विश्व की सबसे उन्नत और विकसित सभ्यता थी, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर आर्यों के आगमन से पहले एक विकसित समाज का निर्माण कर चुकी थी, जिसके नगर निगम के सबसे उत्कृष्ट रचनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। विश्व की सबसे ज्ञात प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे फली फूली और विकसित हुई, जैसे कि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पाई गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता तजला और फरात नदी के किनारे, चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे पाई गई। वैसे ही भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे पाई गई, इसलिए इसे सिंधु घाटी अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम 5000 साल पुराने हमारे इस भारतीय सभ्यता की रोचक तथ्यों को समझने हैं, इस सभ्यता की विशेषताओं को जो इस दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता का दर्जा देती है। हेलो दोस्तों, 1826 में सर चार्ल्स मनसन नाम के एक अंगरक्षक भारत के उत्तर पश्चिमी पंजाब क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, जो कि आज की पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। उन्होंने वहां के हड़प्पा क्षेत्र में जमीन के नीचे दबे पुरातन अवशेषों का निरीक्षण किया और सन 1842 में लेख लिखकर सर्वप्रथम दुनिया के सामने इस बात को प्रदर्शित किया। उसके बाद 1753 से 1856 के बीच कराची और लाहौर के दरमिया जब रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब रेलवे इंजीनियर बटन बंधु, जिनका नाम जेम्स और विलियम बटन था, उन्हें हड़प्पा में मजबूती ईंटों का पता चला। अति प्राचीन खंडहरों के अवशेष के रूप में प्राप्त यूनिटों का इस्तेमाल उन्होंने रेलवे की पटरी के निर्माण कार्य में किया। उसके पश्चात 1756 में अलेक्जेंडर कनिंघम नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने हड़प्पा का निरीक्षण मानचित्र बनाया। वही अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1761 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। सन 1921 में इसी पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहली बार हड़प्पा का आधिकारिक तौर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय शोधकर्ता दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा का उत्खनन कार्य शुरू किया और सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत में मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य शुरू किया और दुनिया के सामने हड़प्पा के रूप में पहली बार सिंधु सभ्यता का रोग उजागर हुआ था, और इसलिए आज इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भारत भर में अन्य कई जगहों का इसी उत्खनन कार्य को गति मिली गई। भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हो रहे थे, उस वक्त तक इससे जुड़े 40 से 50 नगरों की खोज हो चुकी थी, और आज इस खोज ने हमें लगभग 1500 घरों से परिचित करवाया है, जिनमें से ज़्यादातर नगर भारत में पाए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 925 तक है। पाकिस्तान में पाए गए नगरों की संख्या 575 के आसपास है, और अफगानिस्तान में 2 नगरों की खोज हो चुकी है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह सभ्यता कितने विस्तृत क्षेत्र में फैली होगी। अब तक की उत्खनन के आधार पर इसके सीमा का निर्धारण अगर हम करते हैं तो हमें सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है मांडा नगर, सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमदाबाद, पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीर, पूर्व और पश्चिम में बलूचिस्तान का शुक्रगृह, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में यह सभ्यता फैली हुई थी। इसका उत्तर दक्षिणी विस्तार 14 किलोमीटर तक माना जाता है और पूर्व पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर तक माना जाता है। इसकी तुलना हम विश्व की सभ्यता से करें तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिलाकर भी उससे 12 गुना बड़े क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। इस समय के कार्यकाल के बारे में मैं अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय। ईसा पूर्व 3200 से 50 से लेकर पूर्व 2750 तक माना। वही एडिटिंग प्रणाली के आधार पर अग्रवाल ने इस कार्य का उद्देश्य से लेकर पूर्व 1750 तक माना है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार इस सभ्यता के कार्यकाल को ईसा पूर्व 5 से लेकर पूर्व 1775 मानते हैं। इस सभ्यता के निर्माणकर्ता कौन थे, इसको लेकर भी मत सामने आते हैं। ज़्यादातर भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि यह सभ्यता के लिए
स्थानीय लोगों ने निर्माण की थी, जबकि मार्शल वीरवाल जैसे विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि क्वेटा के निर्माता सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। इसलिए दोनों सभ्यताओं में काफ़ी समानताएं हैं। इन इतिहासकारों के मत और मतांतर कुछ भी हो, लेकिन हम भारतवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि हमारे देश की यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यता थी। इसके जैसा नगर नियोजन तत्कालीन दुनिया की अन्य किसी भी सभ्यता में नहीं पाया गया है। इन लोगों को लिपि का ज्ञान था। चित्रात्मक अक्षरों के सहारे इन्होंने अपने विचारों को लिपिबद्ध करना सीख लिया था। इन्होंने तांबा और टिन को मिश्रित करके कांस्य धातु के निर्माण की कला अवगत कर ली थी। उत्खनन में मिले अवशेषों के आधार पर यह पता चलता है कि यह लोग माप तोल कर न जानते थे। इन्हें मिट्टी के बर्तन, अवतार और खिलौने बनाने की कला अवगत थी। इन्हें गणित का ज्ञान भी अवश्य होगा, तभी इन्होंने रचना पदक और विशाल भवन बनवाए थे। इनकी एयरटेल प्रमाण लगभग सभी जगहों पर मिली बीते समय प्रमाण में पाई गई है, जिसे इन्हें एक ही नगर पर बनवाया गया हो। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला मोहनजोदड़ो नगर की सफलता का सबसे बड़ा और सुनियोजित रचनाबद्ध नगर है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी के रूप में देखा जाता है। मोहनजोदड़ो अपने आप में ही एक अद्भुत नगर था। उस नगर के बारे में हम अलग किसी वीडियो में विस्तृत रूप से जानने। भारत के हरियाणा राज्य में खोजा गया राखीगढ़, यह नगर भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है। भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा नगरों की खोज हुई है। यहाँ के लोथल नगरी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से हमें प्रदेश व्यापार के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। यह सभी नगर विशेष 2 हिस्सों में बटे हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे उत्तर हिस्सा पश्चिमी जिले के रूप में देखा जाता है, जो समाज के स्थानीय अमीर पुरोहित की रहने की जगह हो सकती है, इसे दूर के भी कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा और भी टीला, जिसमें दौरान मजदूर और जनसामान्य वर्ग की रहने की जगह पाई गई है। यह हिस्सा नीचे की तरफ पाया गया है। ऊपरी हिस्से में ज़्यादातर बड़े और पतले भवन और सार्वजनिक वास्तु पाए गए हैं, जिन्हें रुचि तटबंध से संरक्षित किया गया है। इसकी तुलना में निचले हिस्से में छोटे और कच्चे धागों से बने मकान दिखाई पड़ते हैं, जो तटबंध इसे संरक्षित भी नहीं है। इन सभी नगरों में एकमात्र नगर ऐसा पाया है जो 2 जगह पर 3 हिस्सों में विभाजित है। इसका नाम धोलावीरा है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसमें मिला तीसरा हिस्सा पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के बीच में स्थित है, जो मध्यमा के नाम से जाना जाता है। यह व्यापारी वर्ग के लिए बनाया गया क्षेत्र मालूम पड़ता है। सड़क पर सभ्यता के नगरी के रास्ते विशेष रूप से प्रशंसनीय है, क्योंकि विनियोजन बुद्ध तरीके के एक दूसरे से समकोण पर काटते हैं। रास्ते की इस पद्धति को ग्रेड पद्धति कहा जाता है। मुख्यतः रास्ता 10 मीटर तक चौड़ा पाया गया है और उससे मिलने वाले हैं, या यह 3 से 4 मीटर तक चौड़े पाए गए हैं। सभी के घरों के दरवाजे मुख्य रास्ते की तरफ मुड़ते हुए रैली में बोलते दिखाई पड़ते हैं। हर घर में दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।